हाँ, तो अब देखो चैप्टर 1 हिस्ट्री का, बहुत ही शानदार, बहुत तगड़ी मेहनत मैंने इसके लिए करी है और मेरी मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए और आपकी मेहनत का मिलना चाहिए प्लस मेरे वाले का मिलना चाहिए, क्योंकि अपन ने इसके नोट्स तो एक नंबर परफेक्ट बना लिए थे, लेकिन ये कुछ डीपली क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले। ये इसीलिए होते हैं कि आपकी पूरी मतलब कहते हैं ना कि डीप तक पूरी तैयारी हो जाए, एकदम मतलब इसकी जड़ का पता चल जाए, ठीक है। इसलिए ये जितने भी क्वेश्चन है ईमानदारी से टेस्ट देना है और जिसके इसमें फुल मार्क्स आ गए तो समझ लो इस चैप्टर में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। जो कितना मुश्किल चैप्टर है हिस्ट्री का, ये इसको अपन बहुत ईजी वे में पढ़ लिया, ठीक है। समय की शुरुआत से, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, ये चैप्टर का नाम था। फर्स्ट क्वेश्चन है होमो का शाब्दिक अर्थ है, व्हाट डज होमो मीन। 4 ऑप्शन आपके सामने, वानर यानी कि एप, आदमी यानी कि मैन, शिकार यानी कि हंट, और नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सबका सही आंसर आया होगा। होमो का मतलब है आदमी यानी कि मैन, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है होमो में शामिल है, मतलब होमो में किसको शामिल किया गया। होमो इंक्लूड्स स्त्री को यानी कि वुमेन, पुरुष यानी कि मैन, या फिर स्त्री पुरुष दोनों को यानी कि बोथ वुमेन एंड मैन, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है होमो के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल किया गया है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी होमो की प्रजाति नहीं है। ध्यान रखना, नहीं पूछा है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसीज ऑफ होमो, यानी कि ऑप्शन 4 है होमो हैबिलस, होमो एरेक्टस, होमो सैपियंस, या फिर होमो इंडियंस। तो सबको आंसर आ गया होगा, होमो इंडियंस यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। होमो इंडियंस इसकी प्रजाति स्पेसीज नहीं है, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये जो शब्द है वो किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस इज मेड अप ऑफ विच 2 वर्ड्स। फर्स्ट ऑस्ट्रेलोपिथिकस, या फिर आस प्लस पिथी, या फिर होमी प्लस नोइड, या फिर ऑस्ट्रे प्लस लोपिथिकस, ठीक है। हालांकि ऑप्शन वो ऐसे ही आपको आइडिया लग गया होगा कि आस्ट्रल प्लस पिथिकस, जो मैंने बताया ना आपको दक्षिण वाला, वो प्लस वानर है ना। बाई ऑस्ट्रल का मतलब साउथ यानी कि दक्षिण, और पिथिकस का मतलब वानर यानी कि एप। ये इनका मीनिंग भी था, अपने नोट्स में तो ये भी लिखा था। तो 4th में ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडेलबर्गेंसिस और होमो निएंडरथालेंसिस के हैं। अब मेरी बात सुनना, ये क्वेश्चन ही नहीं है, इस क्वेश्चन में भी आंसर, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बोला है ये भी किसी न किसी का आंसर है कि नहीं है। एग्जाम आ जाएगा कि यूरोप में कोई 2 पुराने जीवाश्म जो मिले उनका नाम बताइए, तो मतलब एक क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे मैंने हिस्ट्री में आज क्वेश्चन लिए हैं जिसमें क्वेश्चन खुद किसी का आंसर दे रहा हो रहा है और फिर उसका नीचे आंसर, मतलब एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 आंसर आपके तैयार हो जाएंगे। बहुत टॉप लेवल का टेस्ट है ये दोनों किस प्रजाति के हैं ये आपको बताना है। द अर्लीस्ट फॉसिल्स फ्रॉम यूरोप एंड ऑफ होमो हाइडेलबर्गेंसिस एंड होमो निएंडरथालेंसिस बोथ बिलोंग्स टू द विच स्पेसीज, कौन सी स्पेसीज से बिलोंग करते हैं ये। 4 ऑप्शन है, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, या फिर होमो हैबिलस, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सबको पता चल गया होगा कि ये होमो सैपियंस यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आदिकालीन मानव का भोजन जुटाने का निम्न में से कौन सा तरीका नहीं था। क्या लिखा हुआ है, नहीं। देखो हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वैसे वर्ड आएंगे नहीं, समझ लेते हैं हाँ, इसलिए नहीं का ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए वे ऑफ गैदरिंग फूड फॉर द अर्ली ह्यूमन्स। फर्स्ट संग्रहण यानी कि गैदरिंग, अपमार्जन यानी कि कैवनिंग, ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक रह गई है। बी में इंग्लिश में, हिंदी में सही है अपमार्जन, हिंदी में आपको इंग्लिश में लिखना स्कैवनिंग। सी मछली पकड़ना यानी कि फिशिंग, और डी है धान उगाकर खाना, मतलब जो अनाज होता है ना उसको उगाकर खाते थे कि वो ग्रेन, तो ये गलत हो गया। डी, वो धान उगाकर खाना नहीं खाते थे। संग्रहण यानी कि गैदरिंग करते थे, अपमार्जन यानी कि स्कैवनिंग करते थे, मछली पकड़ना यानी फिशिंग, तीनों सही थे, लेकिन चौथा इसमें नहीं था। तो 6 में डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया, रसदखोरी का मीनिंग है, रसदखोरी का तात्पर्य क्या है, यानी कि फॉरेंगिंग मीन्स। ऑप्शन 4 हैं, त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना, क्लीनिंग अप डिस्कार्डेड आइटम्स, मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा होता है, मैन इज बोर्न इन द सेम प्लेस, या भोजन की तलाश करना, सर्च फॉर फूड, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो रसदखोरी का सबको मैंने बहुत अच्छे से लिखवा दिया था। रसदखोरी का मतलब होता है यानी कि जो मनुष्य है वो भोजन की जो सर्च में चलता है, यानी भोजन की तलाश करना, सर्च फॉर फूड, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8वां है, अपमार्जन का तात्पर्य है स्कैवनिंग मीन्स। ऑप्शन वही चारों रहेंगे 7वें वाले ही।
त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना, क्लीनिंग अप डिस्कार्डेड आइटम्स, मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा होता है, मैन इज बोर्न इन द सेम प्लेस, भोजन की तलाश करना, सर्च फॉर फूड, या फिर नन ऑफ दीज। 8वें का आंसर क्या होगा, सबको पता है, त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना, क्लीनिंग अप डिस्कार्डेड आइटम्स। अप मार्जिन का मतलब होता है ए इज द राइट आंसर 8वें में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ, इस विषय पर प्रचलित मॉडल नहीं है। क्या लिखा हुआ है, नहीं है। Origin of modern humans, the issues of the place of origin of modern humans is not there a popular model on this topic। थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे लैंग्वेज हो गई है, आप समझ जाना इंग्लिश वाले, किसमें से कौन सा मॉडल ऐसा है जो ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस है उसकी बात नहीं करता, ठीक है। इंग्लिश में ये सा एडजस्ट कर लेना। ऑप्शन 3 ही है, चौथा ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल यानी कि रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल, या फिर प्रतिस्थापन मॉडल यानी कि रिप्लेसमेंट मॉडल, या फिर आधुनिक मानव मॉडल यानी मॉडर्न ह्यूमंस मॉडल। सबको पता चल गया होगा, बिल्कुल आधुनिक मानव मॉडल नहीं है, मॉडर्न ह्यूमंस मॉडल की ह्यूमंस मॉडल यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अब सुनो, ये जो 9वां क्वेश्चन है ये सिर्फ एक का ही आंसर नहीं है, इसके अंदर देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक मानव का उद्भव आपको कौन से 2 मॉडल है, उनके 2 मॉडल के तो मतलब आंसर भी तैयार हैं, क्वेश्चन भी तैयार हैं, बहुत सारी बातें इसमें, एक क्वेश्चन में 2 आंसर है आज, ठीक है। तो 9th में हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां, भाषा का विकास संभवतः कब शुरू हुआ, लैंग्वेज में हैव डेवलप्ड 40,000 वर्ष पूर्व, और इंग्लिश वाले ईयर्स अगो, ठीक है, यानी 20,000 ईयर्स अगो। 2MYA का मतलब है मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, इंग्लिश वाले मिलियन ईयर्स अगो होता है, उसका मतलब लाख वर्ष पूर्व, और 4 मिलियन ईयर्स अगो का मतलब 40 लाख वर्ष पूर्व, मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है। तो इसलिए शॉर्ट में इंग्लिश में मैंने जानबूझ के लिखा MYA, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी लिखा हुआ आता है तो वहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो जाए, तो सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में। 2MYA यानी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो मतलब 20 लाख वर्ष पूर्व, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोंगसेन क्या है, व्हाट इज कोंगसेन, शिकारी संग्राहक समाज, हंटर गैदर सोसाइटी, या फिर कोई राजा सेन था, किंग सेन, या फिर जंगली बैल। सबको पता चल गया वाइल्ड बुल नहीं है ये, इसका मतलब ये है शिकारी संग्राहक समाज, हंटर गैदर सोसाइटी, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हादजा क्या है, व्हाट आर द हादजा, एक झील है क्या, मतलब एक लेक है क्या, वाटर बक है क्या, या लकड़बग के यानी कि हैना है क्या, या फिर शिकारियों तथा संग्राहकों छोटा समूह, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ हंटर्स एंड गैदर्स। बिल्कुल सही, डी इज़ द राइट आंसर, सबने ठीक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सिलाई वाली सुई का आविष्कार कब हुआ, इन्वेंशन ऑफ स्विमिंग नीडल्स। ऑप्शन 4 है, 21,000 वर्ष पूर्व यानी ईयर्स अगो इंग्लिश वाले, 21,000 ईयर्स अगो, और 35,000 वर्ष पूर्व यानी ईयर्स अगो, 27,000 ईयर्स अगो, ये 40,000 वर्ष पूर्व है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सबको पता है सुई 21,000 वर्ष पूर्व है, 21,000 ईयर्स अगो, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, चूल्हों के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ हर्ट्स, मतलब जो चूल्हे होते हैं, रोटी जिससे बनाई जाती है, उस चूल्हे का इस्तेमाल सबसे पहला साक्षी एविडेंस कहाँ मिला, तो 1,25,000 वर्ष पूर्व, या फिर 1,37,000 ईयर्स अगो, या फिर 2 लाख वर्ष पूर्व, या फिर 1,95,000 वर्ष पूर्व। सबको इसका भी है। ये जितने भी मैंने 5-4 क्वेश्चन फैक्ट के लिखे हैं ना, यही फैक्ट करने, सारे नहीं याद करने, ये ध्यान रखना है ना। जितने क्वेश्चन और नोट्स अपने बनाए इनके अलावा कुछ ही मत पढ़ो, बल्कि बस इनको पढ़ लो, सिर्फ नोट्स और अपना ये वाला वीडियो, बस ये गारंटी है, कोई बाहर चले जाए मुझसे बात करना आप नहीं जाएगा। 14 में ए आंसर सही है, 1,25,000 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 15, आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों का सबसे पहला साक्ष्य, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फिगरेंस मेड ऑफ फायर्ड क्ले, उसका क्या टाइम पीरियड है वो अपन को बताना है। तो ऑप्शन देखो, 21,000 वर्ष पूर्व यानी 21,000 ईयर्स अगो, 35,000 वर्ष पूर्व, या फिर 27,000 वर्ष पूर्व, या फिर 40,000 वर्ष पूर्व। तो सबको पता चल गया 27,000 वर्ष पूर्व, 27,000 ईयर्स अगो, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कार्बन 14, बस इतना लिखा है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आता है ना शॉर्ट में लिखा हुआ, वैसा आपको मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे हैबिट में आओ। कार्बन 14 बस इतना लिखा हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तिथि निर्धारण विधि, डेट सेटिंग मेथड, या फिर कोई गैस है, या फिर कोई लेई है मतलब पेस्ट, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो सबको पता है ये तिथि निर्धारण विधि, डेट सेटिंग मेथड है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हिमयुग का अंत, एंड ऑफ आइस एज, कब हुआ था हिमयुग के अंत, 21,000 वर्ष पूर्व, या फिर 13,000 ईयर्स अगो। ये सब इंग्लिश वाले वर्ष पूर्व का मतलब ईयर्स अगो होता है, तो समझ गए कितना, तो 1 लाख ईयर्स अगो, या फिर नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं।
13,000 ईयर्स एगो। बी इज द राइट आंसर। हिमयुग का आइस एंड कब हुआ था? 13,000 वर्ष पूर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, टेरा अमाटा ये क्या चीज़ है? टेरा अमाटा कोई यूरोप की राजधानी है कि कैपिटल ऑफ यूरोप, या फिर कोई झोंपड़ी हट, या फिर झील है यानी कि लेक, या फिर देश यानी कोई कंट्री का नाम है? सबको पता है झोंपड़ी है, यानी कि 18 में बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, नियंडरथल मानवों का लोप मतलब कब खत्म हो गए? एग्जिस्टेंस ऑफ नियंडरथल। ऑप्शन 4 25,000 वर्ष पूर्व, 21,000 ईयर्स अगो, 35,000 ईयर्स अगो, या फिर 1,95,000 से 1,60,000 ईयर्स अगो। ऑप्शन आपके पास 4 हैं और सबको आंसर ये भी याद करिए, जितने भी मैंने 4-5 फैक्ट लिखे हैं वो याद करने हैं। 35,000 ईयर्स अगो, 35,000 वर्ष पूर्व। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 भी इंपॉर्टेंट है। दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य कब मिला? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ब्यूरल्स यानी वैन, उसका टाइम पीरियड बताना है। 2 लाख से 1,30,000 वर्ष पूर्व, या फिर 30,000 वर्ष पूर्व, या फिर 1,95,000 वर्ष पूर्व, या फिर 3 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, सबका आंसर सही है। 3 लेकिन डी इज़ द राइट आंसर। वो 3 लाख है, 30,000 नहीं। ठीक है, 3 लाख वर्ष पूर्व है। तो 20 में डी। 21, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक ऑथर? इसके राइटर के नाम कौन बताना आपको? ऑप्शन 4 है। फर्स्ट चार्ल्स डार्विन, प्लेटो, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, या रूसो यानी कि रूसे। सबका आंसर सही हुआ होगा चार्ल्स डार्विन। 21 में ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, हादजा जनसमूह का विवरण किसने व कब दिया? डिस्क्रिप्शन ऑफ हादजा ग्रुप, हु एंड व्हेन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 मैंने बिल्कुल मिलते जुलते दिए हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ ही लिख दी। ऑप्शन में समझ जाना, जैसे मानव विज्ञानी जेम्स वुडवर्ड 1960, इसकी इंग्लिश में नहीं लिखी, नीचे लिख दी। इसकी एक ही बात है, मानव विज्ञानी को इंग्लिश में बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट जेम्स वुडवर्ड। अब मैंने ऑप्शन सेकंड ऐसा लिखा है कि वो इंग्लिश, हिंदी वाले इंग्लिश समझ जाएंगे, इंग्लिश वाले हिंदी समझ जाएंगे। बात एक ही है ना, बस मैंने आगे सन यानी जो ईयर चेंज कर दिया है। नीचे बी वाला का मतलब भी इंग्लिश और हिंदी वाले ही समझ जाना कि वो इसका मतलब यही है कि मानव विज्ञानी जेम्स वुडवर्ड 1965, या फिर सी का मतलब है एंथ्रोपोलॉजिस्ट जेम्स वुडवर्ड 1980, या फिर डी का मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट जेम्स वुडवर्ड 1990। ठीक है, तो बात है कि हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बेनिफिट हो जाए, अपन को ज़्यादा ना लिखना पड़े, इसकी ध्यान में रखते हुए सबका आंसर सही आया होगा। ईयर याद करना पड़ेगा क्योंकि नाम तो चारों में सेम है। 1960, 1960, 22 में ए इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नोट्स में आई थिंक मैंने इस चीज़ को शायद नहीं जोड़ा होगा, तो ये ध्यान रखना, मैं नोट्स में कोई चीज़ें कोई मिस हो जाती है एक आध लाइन, वो मैं इसके अंदर उसकी फिर वापस से एक फिर हड्डी चेक कर लेता हूँ, नसें चेक हो जाती है पूरी। तो इसलिए इस सुपर 30 या फिर 50, 25 जितने भी ये MCQs वाला वीडियो होता है, इसको कभी मिस मत कर देना। ध्यान रखना, इन नोट्स के अंदर इस चीज़ को ऐड करनी है जब भी आपको टाइम मिले। अभी तो टेस्ट दे दो, अपने नोट्स के अंदर इन सारे क्वेश्चन को नोट्स वाले रजिस्टर के अंदर उतारना है। ऐसे परफेक्ट नोट्स, ये मेरा चैलेंज है, दावा है, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। इतनी मेहनत दोनों लैंग्वेज में कहीं पर मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताना, नहीं मिलेंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो, एक ऐसा क्षेत्र जहां आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण प्रारंभ हुआ, यह फर्टाइल क्रिसेंट यानी कि उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर देश कहाँ तक फैला हुआ था। अब यहाँ जो ये चीज़ मैंने लिखी है ना कि वन सच एरिया वेयर फार्मिंग एंड pastoralism began around 10,000 years ago was the fertile crescent extending from the Mediterranean coast to the dash से लेके। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी बड़े आंसर में जब आप लिखो ना तब लिख सकते हो। कैसे कि जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ऐसा कौन सा साक्ष्य एविडेंस मिला है सबसे पहले 10,000 साल पहले जब कोई खेती या पशुचारण प्रारंभ हुई थी, यानी कि जो खेती वगैरह फार्मिंग वगैरह या फिर पोस्टलिज्म यानी कि ये पशुचारण जो स्टार्ट किया गया, तो ऐसा कहीं एविडेंस मिला है क्या, तो वहाँ पर भी ये चीज़ काम आएगी। ठीक है, तो इसलिए उन नोट्स बहुत शानदार हो जाएंगे। तो यूरोप तक कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, मध्य सागर से लेकर यूरोप तक, या फिर इटली तक, या फिर मतलब उस फिल द ब्लैंक्स को पूरा करना है आपको। द मेडिटेरेनियन कोस्ट टू द, इसके आगे भरना है ना, उसके आगे भरना है वो पूरा, तब जाके वो पूरा कंप्लीट होगा। या फिर यूरोप में जाग्रोस पर्वतमाला तक, यानी कि जाग्रोस माउंटेन्स इन यूरोप। और आई थिंक सबने सी करने की कोशिश की होगी क्योंकि जाग्रोस पर्वतमाला नाम सुना हुआ होगा, लेकिन ध्यान रखना जाग्रोस पर्वतमाला ईरान में है, न कि यूरोप में।
ईमानदारी से आंसर करना है ना, ऑनेस्टी बिल्कुल, सी नहीं होगा, डी होगा। ईरान में जाग्रोस पर्वतमाला तक, यानी कि जाग्रोस माउंटेन्स इन ईरान, डी इज द बिल्कुल राइट आंसर, 23 में डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, अल्टामिरा की गुफा चित्र में इस्तेमाल किया गया था। द केव पेंटिंग्स एट अल्टामिरा वॉज यूज्ड इन, किनका किया था, रंगों का, कलर्स, या फिर क्या बोलते हैं लाल रंग का यानी कि रेड कलर, या फिर ले यानी कि पेस्ट का, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सबको पता है अल्टामिरा की गुफा के अंदर रंगों की बजाय ले यानी कि पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। 24 में सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। और लास्ट 25, कोंग सेन, जो मैंने पीछे भी क्वेश्चन दिया था, लेकिन एक चीज़ और थी इसके अंदर कि कोंग सेन जो कि शिकारी संग्राहक समाज, अब ये वापस जाके सही मत करना है ना, इसको शिकारी संग्राहक समाज था ये, तो यानी कि हंटर गैदर सोसाइटी, इसके साथ कब एक अफ्रीकी पशुचारक समूह जो था ना, एक मेंबर था, वो इसके संपर्क में कब आया। कोंग सेन ए हंटर गैदर सोसाइटी जो थी, इट्स इनिशियल कॉन्टैक्ट विद ए मेंबर ऑफ एन अफ्रीकन पास्टोरल ग्रुप वैन, 1970, 1870, 1770 या फिर 1570, नहीं 1570, 1770 या फिर 1870 या फिर 1970, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। बिल्कुल मिलते जुलते ऑप्शन में देता हूँ, उसका ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बिल्कुल मिलते जुलते एग्जाम्पल आते हैं, तो ध्यान रखना 1870 ने की 1900 या 1500, ठीक है। तो बी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। और इस तरीके से आई थिंक 25 में से 25 तो शायद ही लोग कम आए होंगे, 1-2 नंबर तो पक्का है कटाई होगा, लेकिन बहुत डिटेल में अपन इस चैप्टर को पढ़ लिया, अब ये गारंटी, अब कहीं पर भी आपके मार्क्स करने के चांस नहीं है। और लास्ट में स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे कोटेशन, वो लिखा है, इसको आपको भी हमेशा अपने कहते हैं स्टडी वाले रूम में होना ही चाहिए, तो अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, है ना। हिंदी में मतलब सब जानते होंगे, उठो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओ। तो बहुत ही फेमस कोटेशन है स्वामी विवेकानंद जी का, जो हर कोई स्टडी करने वाला स्टूडेंट के दिमाग में ये बात होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ओके।